नमस्कार दोस्तों, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2020 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2020 का केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो दो महिलाओं की एक टीम को मिला है, जिनका नाम है इमैनुएले चारपेंटियर जो कि फ्रांस की हैं, और एक का नाम है जेनिफर ए डूडना जो यूएसए की हैं। नोबेल साइंस प्राइज़ के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ऐसी टीम जिसमें केवल महिलाएं हैं, यानी कोई पुरुष सहयोगी नहीं है, को नोबेल साइंस प्राइज़ दिया गया हो। इनको नोबेल प्राइज़ मिला है एक टूल डेवलप करने के लिए जो जीनोम एडिटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा सटीक है। इस टूल का नाम है क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर। ये एक तरह से जेनेटिक सीजर है। इस टूल का नाम हुआ क्रिस्पर Cas9। तो हमने यहाँ देखा कि वर्ष 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ इमैनुएले चारपेंटियर और जेनिफर ए डूडना को जीनोम एडिटिंग के एक टूल क्रिस्पर Cas9 एक जेनेटिक सीजर्स है के डेवलपमेंट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री का। देखिए, आप फिगर में देख रहे होंगे, बाएं साइड में है इमैनुएले चारपेंटियर जो कि फ्रांस की हैं, और दाएं साइड में आपको जेनिफर डूडना है जो यूएस की हैं, जिन्हें वर्ष 2020 के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला। अब हम जानेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया और क्या उपयोगिता है, एक आम आदमी किस नज़रिए से देखे इनकी इस उपलब्धि को, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें हमारे लिए क्या काम की चीज़ है। देखिए, जब भी नोबेल प्राइज़ आता है तो पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन जाता है। इससे संबंधित सभी बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। मैं उन सभी बातों का चर्चा करूंगा। कई फैक्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग पढ़ने से याद नहीं होते। अगर उन सभी फैक्ट्स को जोड़ दिया जाए तो आप कभी नहीं भूलते, या भूलने का चांस बहुत कम होता है। तो देखिए, इन्होंने जो टूल डेवलप किया है क्रिस्पर Cas9, ये एक तरह का जेनेटिक सीजर्स है, यानी एक तरह की कैंची है, जेनेटिक कैंची है जिससे आप डीएनए एडिटिंग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके रिसर्चर्स एनिमल्स का, प्लांट्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डीएनए चेंज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर एनिमल का डीएनए चेंज कर सकते हैं तो इंसानों का भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेल बहुत हद तक मिलता है, दोनों ही यूकारियोटिक सेल हैं। और आप जानते हैं किसी भी वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल करने से पहले जानवरों पर किया जाता है, और इंसान भी एक सामाजिक प्राणी ही तो है। तो इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रांतिकारी प्रभाव पड़ेगा लोगों की ज़िंदगी पर। यह भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से कई कैंसर थेरेपीज डेवलप हो सकती हैं जो कि वैसे डिजीज़ जो इनहेरिट होते हैं उनका इलाज कर सके। देखिए, आपने सुना होगा कई लोग जो मधुमेह से पीड़ित होते हैं या कैंसर से पीड़ित होते हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है, या डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो उनकी फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है, और ये कहा जाता है कि आपके परिवार में यदि कोई मधुमेह से या कैंसर से पीड़ित है तो इसकी संभावना बनी रहती है कि आगे आने वाले जनरेशन में भी वो बीमारी हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को कैंसर या डायबिटीज़ है तो उसके बच्चों को या उसके सक्सेसर को हो ही जाए, लेकिन संभावना ऐसी बनी रहती है कि यदि किसी के फैमिली में डायबिटीज़ या कैंसर है तो उसके जनरेशन में डायबिटीज़ या कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये डिजीज़ जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे हमें सभी को अपने माता पिता से बहुत कुछ मिलता है। आपने सुना होगा किसी बच्चे का जन्म होता है या आप दोस्तों से मिलते हैं कि भाई तुम्हारा नाक मम्मी की तरह मिलता है, तुम्हारी आंखें बहन की तरह मिलता है, या तुम्हारे हाथ पैर तुम्हारे मामा की तरह है। तो ये सब क्या है? बाहरी तौर पर, अंदरूनी तौर पर लक्षण भी बोलते हैं कि तुम्हारा लक्षण उनसे ज़्यादा मिलता है तुम्हारे परिवार में। तो इन सब चीज़ों के साथ कई चीज़ें जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती हैं। इसलिए अगर इस टूल की वजह से, ये टूल बहुत प्रेसाइज है, अगर हम उस जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकें उस बीमारी को और वो ट्रांसफ़र ना कर सके अगले जनरेशन में, तो सोचिए कि इस पूरे मानव सभ्यता के लिए कितना बेहतर होगा। क्योंकि कोई भी डिस्कवरी होती है तो हम उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखते हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है।
हो सकता है कि जेनेटिक चेंज करके मानवों में सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश की जाए या सुपर विलन बनाने की कोशिश की जाए। देखिए, किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता साइंस में। किसी का अच्छा चीज़ उपाय है तो उसका बुरा काम में भी आप ला सकते हैं। जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल किसी के सिर पर फेंक के मार दीजिए, तो आप समझ रहे हैं ना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जीनोम एडिटिंग के प्रयास पहले नहीं किए गए या कोई नया कंसेप्ट है जो इन्होंने ले आया। इन्होंने कोई नया कंसेप्ट नहीं लाया, इन्होंने तो एक बहुत ही प्रेसाइज एक्यूरेट जेनेटिक सीजर जिसका नाम क्रिस्पर Cas9 है उसका आविष्कार किया, जो जीनोम एडिटिंग में बहुत अधिक तक सटीक है या लाभप्रद है। इसके थ्रेड या मिसयूज़ होने के भी चांसेस बने रहते हैं, यानी अनएथिकल यूज़ के लिए भी, और ऐसा हुआ भी था। 2018 में एक चाइनीज़ साइंटिस्ट था, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उसे जेल हो चुकी है। एक चाइनीज़ साइंटिस्ट था जिसने एक जीनोम एडिटिंग बेबी को उत्पन्न किया था, यानी एडिटिंग के ज़रिए, और उसे जेल हो गई थी। क्योंकि मानव सभ्यता अगर पब्लिकली देखा जाए तो कोई भी गवर्नमेंट इसको नहीं मानती है, इसको वैध करार नहीं देती है। आप सोचिए ना, अगर बच्चों में भी, ह्यूमन बेबीज़ को भी जीन एडिटिंग के जरिए अगर उत्पन्न किया जाए तो कई लोग सोचेंगे कि हम उसका डीएनए बदल के उसको ऐसा बना दें, उसको वैसा बना दें, उसमें कई खूबियां डाल दें। कितनी सारी साई-फाई एक्शन फिल्में आप देखते होंगे जिसमें कोई स्पाइडरमैन बन जाता है, उसका डीएनए चेंज हो जाता है। तो किसी भी संभावना से इनकार नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्पाइडरमैन बन जाएगा, लेकिन हाँ, अगर हम जेनेटिकली बीमारियों को रोक सकते हैं तो कुछ ऐसा चीज़ भी कर सकते हैं जो कई जनरेशन्स में फैल जाएगा अगर हम, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही सटीक तरीके से और लीगल तरीके से होना ज़रूरी है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका क्या टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है और रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट भी हो सकता है अगर हम जेनेटिकली होने वाले बीमारियों को रोक सकें। अगर किसी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई बीमारी या कोई खामी ना चले जाए। आप इमेज में देख रहे होंगे, एक आपको एनालॉजी बनाकर दिया गया, एक एग्जाम्पल की तरह आप देखिए कि किस तरह से डीएनए एडिटिंग के लिए टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कुछ और फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको फिजिक्स वाले वीडियो में भी बताया था कि मैरी क्यूरी को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था सन 1903 में। मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। जी हाँ, ये बात एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और इससे कोई इनकार नहीं है कि आगे ना पूछा जाए। तो मैरी क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ मैसेज के बारे में जो इमैनुएले चारपेंटियर ने कहा था। उन्होंने गर्ल्स को भी मैसेज दिया था। उन्होंने कहा कि गर्ल्स ही नहीं, सभी के लिए, लेकिन विशेषकर महिलाओं के लिए साइंस का भी रास्ता खुला हुआ है। वे वहाँ आ सकती हैं और क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब चलते चलते हम ये जान लें कि 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किसे मिला था। जॉन बी गुडेनेफ, एम स्टैनली विटिंगम और अकीरा योशिनो को लिथियम आयन बैटरीज के लिए मिला था। नोबेल प्राइज़ लगभग आपको 10 मिलियन क्रोना का मिलता है। क्रोना एक स्वीडिश करेंसी होती है। एक स्वीडिश करेंसी आज के डेट में 8.24 इंडियन रुपीज़ के बराबर है। तो यदि आप उसको इंडियन करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो 8 करोड़ या 8.20 करोड़ के हिसाब से आपका रकम बैठेगा। चूँकि मुद्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय बदलावों से गुजरती हैं, ऊपर नीचे होते रहती हैं, तो इसलिए आप मोटा मोटी कहिए कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 8 करोड़ या 8.20 करोड़ के हिसाब से आपको नोबेल प्राइज़ मिलता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे और लोगों तक भी पहुँचाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।